नमस्कार बच्चों, मैं प्रहलाद राय जीनियस मॉडल स्कूल सुरतगढ़ से आपके लिए टॉपिक है आज का कृषि विज्ञान में इरिगेशन यानी कि सिंचाई। आज हम पढ़ेंगे सिंचाई के बारे में। इरिगेशन यानी कि सिंचाई। कृषि विज्ञान में ये टॉपिक है सिंचाई, यानी फसलों में पौधों में जो सिंचाई होती है उनके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले अपने इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि सिंचाई की परिभाषा क्या होती है। जैसे एक तो सिंपल भाषा है, जैसे कि पौधों को या फसल को कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। और दूसरे में आता है जैसे फसलों में या मृदा में आवश्यक रूप से नमी बनाए रखने के लिए जो कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। तो यह है इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। यानी फसलों में या मृदा में आवश्यक रूप से नमी बनाए रखने के लिए जो कृत्रिम रूप से जल देने की विधि है उसे हम सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के उद्देश्य हैं, अपने बात करते हैं कि सिंचाई क्यों करते हैं, यानी सिंचाई किस उद्देश्य के लिए करते हैं। तो इस सिंचाई फसलों में किस लिए करते हैं, अपने बात करते हैं सिंचाई के उद्देश्य। इस सिंचाई के उद्देश्य सिंचाई के उद्देश्य। सबसे पहले बात करते हैं सिंचाई के उद्देश्य, यानी पौधों की वृद्धि हेतु, यानी बढ़वार हेतु, पौधों की वृद्धि हेतु, या फसल उपज को बढ़ाने के लिए। ठीक है। तीसरा है इसमें यानी क्रॉप कैनोपी, ये होता है फसल छत्र। ठीक है, ये होता है फसल छत्र। अब फसल छत्र के ऊपर का जो अल्प वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, अल्प वायुमंडल, उसको ठंडा कर पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल बनाते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल बनाने के लिए क्रॉप कैनोपी, जो फसल छत्र के ऊपर का जो अल्प वायुमंडल है, उसमें क्या है कि जब सिंचाई करते हैं तो फसल के ऊपर का जो वायुमंडल है, अल्प वायुमंडल कम, वो क्या कर ठंडा हो जाता है, जो फसल की वृद्धि के लिए अनुकूल होता है। उसी प्रकार अपनी बात करें तो सिंचाई में जैसे मृदा में जो लवण है उनके लीचिंग यानी निक्षालन के लिए, लवण निक्षालन के लिए, लवण निक्षालन के यानी कि लीचिंग, लवण निक्षालन में, या फिर सर्दी से बचाने यानी पाले से बचाने के, पाले से बचाने के, और मृदा में नमी बनाए रखने, ये जो है अपने उद्देश्य है सिंचाई करने के, इसलिए अपने फसल में सिंचाई करते हैं। अब बात करते हैं अपने सिंचाई का निर्धारण कब करें, कैसे करें, भी फसल में सिंचाई कब करनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे फसलों में सिंचाई कब करनी चाहिए, यानी फसलों को सिंचाई की आवश्यकता कब है। तो इनमें कुछ जो मुख्य कारक हैं
या मुख्य कारण है, जो भी है, जिनको देख के अपने फसलों में सिंचाई करते हैं। उसी प्रकार बात करें कि सिंचाई कब करें। सिंचाई कब? नंबर 1 बात करते हैं, यानी पौधों के आधार पर, पौधों के आधार पर। एक पौधों के आधार पर सिंचाई कैसे करें? पौधों के जो बाह्य लक्षण हैं उनकी स्थिति देखकर या जल मात्रा या जल विभव माप कर हम फसल में सिंचाई करते हैं। पौधों में जल मात्रा या जल विभव माप कर, जल विभव माप कर हम सिंचाई करते हैं। और दूसरा आता है जैसे पौधों की बाह्य स्थिति देखकर, पौधों की बाह्य स्थिति देखकर, बाह्य स्थिति देखकर प्रातःकाल या दोपहर के समय अपने क्या है कि जब फसल का निरीक्षण करते हैं या पौधों का निरीक्षण करते हैं, तो ये क्रिया 2-3 दिन तक लगातार करने पर अपने को क्या दिखता है कि यदि पौधों की पत्तियां हैं वो मुरझाई हुई दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि फसल को सिंचाई की आवश्यकता है। उसी प्रकार अपनी बात करें पत्तियों का तापमान मापकर, पत्तियों का तापमान मापकर, पत्तियों का तापमान मापकर, पत्तियों का ताप मापकर। उसमें क्या है कि जब तापमान अधिक हो, जब तापमान यानी अधिक हो, तो उस वक्त क्या होता है कि जो पत्तियों के जो स्पोर होते हैं, स्टोम है यानी पत्तियों के जो पर्णरंध्र है, वो क्या है उस वक्त बंद हो जाते हैं, यानी पर्णरंध्र, लीफ स्टोमेटा, यानी अत्यधिक तापमान के अंदर ये जो पत्तियों के जो पर्णरंध्र हैं वो क्या है कि आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि इनमें वाष्पीकरण में कमी आती है, वाष्पीकरण में कमी आती है। वाष्पीकरण में कमी आने के कारण पत्तियों का क्या है कि मुरझाना या फिर उनका पीली पड़ जाना ये होता है। तो उस वक्त अपने क्या करते हैं कि इंफ्रारेड थर्मामीटर की सहायता से, इंफ्रारेड थर्मामीटर की सहायता से फसल की सतह का तापमान मापते हैं और फिर उनमें हम सिंचाई करते हैं। ठीक है, अब आती है बात अपने मृदा नमी के आधार पर। बात करें अपने मृदा नमी के आधार पर। मृदा नमी के आधार पर मृदा नमी क्या है? यानी मृदा की जो ऊपरी क्षेत्र सीमा क्षमता होती है ना, जो मृदा की ऊपरी सीमा क्षेत्र, ठीक है, ये तो ऊपरी सीमा क्षेत्र। और ये होता है नीचे की है जो उसको बोलते हैं अस्थायी मलानी बिंदु, अस्थायी मलानी बिंदु। अब इन दोनों के बीच में कौन सा है? अवेलेबल वाटर बोलते हैं जिसको, प्राप्य जल। इन दोनों के बीच का जो जल है उसे प्राप्य जल कहते हैं, यानी अवेलेबल वाटर। ये वाटर जो ये प्राप्य जल है ये क्या है? पौधों को प्राप्त होता है, सीधा पौधों को प्राप्त होता है। पौधों को मिलने वाला जल कौन सा है? प्राप्य जल है। यानी कि मृदा की जो ऊपरी सीमा क्षेत्र
क्षमता है, और जो निचला बिंदु है वो उसको क्या बोलते हैं, अस्थायी मैलानी बिंदु। और जो बीच का है, जो बीच में इनके जो निचली और ऊपरली, जो बीच के अंदर जो मृदा है उसमें होता है प्राप्य जल, वो जल क्या है, पौधों को मिलता है। तब क्या होता है कि अत्यधिक वाष्पीकरण या वाष्पोदन से, वाष्पीकरण द्वारा, अपने यहाँ देखो वाष्पीकरण द्वारा या फिर वाष्पोदन द्वारा, इन दोनों से क्या होता है कि नमी का ह्रास होता है, मृदा में नमी का ह्रास होता है। ठीक है, तो नमी का आवास ये लगातार होता रहता है। तो इससे क्या होता है कि कंटिन्यू होने पर क्या है कि ये जो स्थिति है वो अस्थायी मैलानी बिंदु तक पहुंच जाती है, यानी कि नमी का स्तर है वो नीचे गिरता जाता है, जिस कारण अस्थायी मैलानी बिंदु जो स्थिति है वो पैदा हो जाती है। उस वक्त अपने क्या है कि सिंचाई करने की आवश्यकता होती है, जिससे क्या है कि यदि सही समय पर सिंचाई नहीं होती है तो उपज पर भी उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब अपने बात करते हैं फसलों की जो है क्रांतिक अवस्थाएं, उनके आधार पर। फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार, फसलों की क्रांतिक अवस्था। ठीक है, अब फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं कौन सी होती है, यानी फसल उगने से लेकर फसल पकने तक की जो अवस्था होती है वो क्रांतिक अवस्था होती है। जैसे अपने बात करते हैं गेहूं। अब गेहूं में कौन सी है क्रांतिक अवस्था, टिलरिंग स्टेज, पहले जैसे शीर्ष जड़ फुटान, ठीक है। उसके बाद दूसरी कल्ले फूटना, तीसरी कौन सी है इसमें गांठे बनना, चौथी है बाली बनना, बलिया बनना, यानी बाल बनती है वो, ये फोर्थ स्टेज है। पांचवी कौन सी आती है इसमें, दूधिया अवस्था, और छठी दाना पकते समय। ठीक है, ये जो स्टेज है ना, जो यानी बुआई के बाद उगने से फसल पकने तक की जो अवस्थाएं होती है वो होती है क्रांतिक अवस्थाएं। इसी प्रकार अपने बात करें, जैसे गेहूं की बात की है, जैसे चने में बात करते हैं, सरसों है, जो चना है, सरसों, अलसी, इनमें कौन सी है, इनमें क्या है, फूल बनने से पहले और फलियां बनते समय। ठीक है, ये इसी प्रकार इसमें यानी फूल बनते समय और बीज बनते समय, यानी जैसे आलू में देखते हैं, आलू में कौन सी है, जैसे अंकुरण के समय और कंद बनते समय, ये इनमें क्या है क्रांतिक अवस्थाएं होती है, जिनके आधार पे अपने फसलों में क्या है सिंचाई करते हैं। तो ये बात थी अपने सिंचाई भी कब करें, ये जो लक्षण है इनमें भी पत्तियों के पौधों की बाह्य स्थिति है, पत्तियों का तापमान है, ठीक है, पौधों के आधार पर या मृदा नमी के आधार पर, या फिर इनकी कुछ जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं इनके आधार पर अपने सिंचाई करते हैं। अब बात करते हैं कि सिंचाई के साथ साथ अपने फसलों में ये भी पता होना चाहिए कि किस फसल को कितने जल मांग की आवश्यकता है, यानी जल की मात्रा की बात करते हैं। तो ये जल की मात्रा अपने कैसे पता करते हैं, बात करें कि फसलों की जल मांग की बात करते हैं। फसलों की जल मांग, वैसे देखें तो हर फसल की जल मांग क्या है, अलग अलग होती है। धान की अलग होती है, जैसे गेहूं है, गन्ना है, चना है, लेकिन अपने इसका पता कैसे लगाते हैं,
इसका क्या है कि सबसे पहले बात करते हैं अपने फसलों की किस्म, फसलों की किस्म, ठीक है। दूसरा है जैसे भूमि की किस्म, बात करें भूमि की किस्म, भूमि की किस्म, और जलवायु, ये जलवायु है, भूमि की किस्म है। इसमें अपने क्या है कि फसल की किस्म सबसे पहले बात करते हैं। जैसे इसमें कुछ फसलों में बात करते हैं फसलों की जल मांग की, यानी कि सिंचाई के उद्देश्य के बारे में अपने पढ़ा, सिंचाई कब करनी चाहिए। इनके अलावा अपने ये भी सबसे ज़्यादा है महत्वपूर्ण बात ये है कि फसलों को कितने जल की आवश्यकता होती है, यानी फसलों की जल मांग क्या है, इनके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बात करें अपने फसलों की जल मांग, फसलों की जल मांग, वैसे तो देखें तो हर फसल की क्या है कि अलग अलग जल मांग होती है। जैसे गेहूं है, धान है, गन्ना है, लेकिन इनकी जल की मात्रा अपने निर्धारण कैसे करते हैं कि कितने जल की आवश्यकता है। जैसे फसल की किस्म के आधार पर, फसल की किस्म के आधार पर, या फिर बात करें अपने भूमि की किस्म है, जैसे भूमि की किस्म, ठीक है, या फिर जलवायु कि वहाँ का मौसम कैसा है। यानी सबसे पहले बात करते हैं अपने फसल की किस्म के आधार पर, यानी कुछ फसलें ऐसी होती है जिनको जल की बहुत कम आवश्यकता होती है, यानी कम जल मांग वाली फसलें होती हैं, तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि ये अधिक जल मांग वाली फसल है या कम जल मांग वाली है। जैसे भूमि की किस्म की बात करें भी, जैसे बलुई मिट्टी है या रेतीली है, ठीक है, जैसे बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी, इनमें क्या है कि पानी की आवश्यकता जल्दी होती है, क्योंकि इनके जो स्पोर्स है या कण है वो बड़े होते हैं, जिनके कारण जल है वो मृदा में जल्दी चला जाता है। और उसी प्रकार जैसे चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी, ठीक है, ये भूमि की किस्म होती है। जलवायु भी मौसम का अनुमान, जैसे मौसम ठंडा है या गर्म है, जैसे वायु में जो नमी की मात्रा है या नहीं है वो। और चौथा होता है इसमें बुआई का समय, यानी कि फसल खरीफ की है या फिर रबी की। तो ये कुछ जो मुख्य बिंदु है जिनसे अपने क्या है कि फसलों में जो फसलों की जल मांग अपने उनसे निर्धारण कर सकते हैं, यानी किस फसल को कितने जल की आवश्यकता होती है। जैसे एक तो अपने एग्जाम्पल देखते हैं धान में, जैसे गन्ना में देखते हैं। गन्ना में 1500 से 2500 में, और धान में 900 से 2500, ठीक है। और गेहूं की बात करें तो गेहूं में 450 से 650 तक, 650 मिमी तक। ये फसल उगने से लेकर पकने तक की जल मात्रा होती है, ठीक है। अब जैसे आलू में है, आलू और गेहूं की सेम सी है, लगभग ये 400 से 600। ये फसलों की जल मांग है, यानी कि हर फसल की जल मांग है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो आपने पढ़ा इरिगेशन में, यानी कि सिंचाई में, सिंचाई की उद्देश्य इसकी डेफिनेशन है, सिंचाई कब करनी चाहिए, और इनकी फसलों की है वो जल मांग, इनके आधार पर।